अगस्त प्रस्ताव की नाकामी से लेकर कैबिनेट मिशन की कामयाबी तक आखिर ऐसा क्या बदला कि अंग्रेजों को घुटनों पर आकर हमारी संविधान सभा की मांग को मानना ही पड़ा। चलिए आज हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी के इस सबसे बड़ी कहानी को समझते हैं। आखिर क्या था ये सब। सबसे पहले बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और अंग्रेजों ने भारतीयों की मर्जी के बिना भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया, उसे घसीट लिया था। इसके विरोध में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने सभी विधानमंडलों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया था। ये कब दिया था? ये दिया था 22 दिसंबर 1939 को और इस दिन मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अब जो ये अगस्त प्रस्ताव था, इसे क्यों लेकर आया गया था? क्यों लेकर आया? कि भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की मर्जी के बिना शामिल किया गया भारत को। मर्जी के बिना भारत को शामिल कर दिया गया। इससे नाराज होकर कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया सभी विधानमंडलों से। तो यहां से जो भारतीयों का समर्थन पाने के लिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अंग्रेजों की हालत थी वो बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए भारतीयों का समर्थन पाने के लिए अंग्रेजों में जो उस समय के जो वॉइसराय थे, वॉइसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो ये अगस्त प्रस्ताव लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे? क्योंकि वो भारतीयों का समर्थन पाना चाहते थे ताकि वो दूसरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी जो जीत सके, अपनी हालत को वो सुधार सके। ये कब आया था? ये आया था 8 अगस्त 1940 को इसे लाया गया था। कौन लेकर आया था? लॉर्ड लिनलिथगो, जो उस समय के वायसराय थे। इसमें क्या बातें कही गई? इसमें कहा गया, इसके तहत जो प्रावधान किए जाने थे कि इसके तहत सबसे पहले यहां पर अंग्रेजों ने माना, अंग्रेजों ने पहली बार माना कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाएंगे, कि संविधान भारतीय ही बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कब होगा? जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत जाएंगे तब। दूसरा, इसके बाद क्या कहा उन्होंने कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? डोमिनियन स्टेटस। ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भारत में जो संविधान है वो तो भारतीयों का होगा, लेकिन वो किसके अंडर होगा? वो ब्रिटेन के अंदर ही रहेगा भारत। यानी जो डोमिनेंस होगा वो अंग्रेजों की रहेगी, लेकिन वो अपना भारतीय है जो वो अपना संविधान बना सकती हैं, तो इसे उन्होंने डोमिनियन स्टेटस कहा गया। ये कब देंगे? वो भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत के बाद। लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस ने इसका विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध कर दिया और व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया कांग्रेस ने। 1940 में कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव यानी अगस्त रेजोल्यूशन जो लाया गया था उसके विरोध में क्या शुरू कर दिया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और इसे कहां से शुरू किया गया था? जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक आश्रम है, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। पवनार आश्रम, पवनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह कर दिया। इसमें जो फर्स्ट सत्याग्रही बने वो कौन थे? वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो सेकंड सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू, और जो थर्ड थे वो थे ब्रह्मदत्त। ये तीनों कौन थे? ये व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तो क्या रहा? जो अगस्त प्रस्ताव था उसे, जो अगस्त रेजोल्यूशन लेकर आए थे अंग्रेज, लॉर्ड लिनलिथगो लेकर आया था रेजोल्यूशन, वो क्या रहा? वो फेल हो गया। भारतीयों ने, कांग्रेस ने और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों मानने से इनकार कर दिया? क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग चाहती थी कि पाकिस्तान नाम का एक अलग से देश बनाया जाए और इसमें पाकिस्तान की कोई भी बात नहीं की गई थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। अब अगस्त प्रस्ताव के फेल होने के बाद आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन था ये क्यों लेके आया था? लेके आया गया, इसे लाया गया था सबसे पहले मार्च 1940
में, मार्च 1942 में इसे लेकर आया। क्यों लेकर आया गया? क्योंकि उस समय यानी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो भारत की सीमाओं तक यानी म्यांमार या बर्मा तक पहुंच चुका था। और जो जापान थे वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, और जो जापानी थे उस समय कितने खतरनाक होते थे ये अंग्रेज अच्छी तरह से जानते थे। और अमेरिका और जो चीन था उसने भी ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि भारतीयों को अपने साथ मिलाओ। तो उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश पीएम ब्रिटिश पीएम कौन थे उस समय? चर्चिल। चर्चिल ने किसे भेजा? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को की अध्यक्षता में, की लीडरशिप में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्यों भेजा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर था जो वो भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा था। जो जापानी थे वो भारत की सीमाओं तक आ चुके थे, और जो जापानी थे वो अपने खुखारपन के लिए, अपनी हैवानियत के लिए उस समय जाने जाते थे। और जो अमेरिका और चीन थे वो भी भारत पर दबाव बना रहे थे कि जो भारतीय हैं उनको अपने साथ मिलाओ। इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने सर स्टफर्ड क्रिप्स की लीडरशिप में भारत भेजा क्रिप्स मिशन, जो भारत पहुंचा मार्च 1942 में। गांधी ने इसके बारे में क्या कहा? गांधी जी ने गांधी जी ने इसे कहा पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक इसे कहा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बन जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा गया था या किसने कहा था, कैसे भी। और जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, इसे क्या कहा? इसे कहा पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रसिंग बैंक। यानी जो बैंक बिल्कुल क्रस खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, उस बैंक का पोस्ट डेटेड चेक जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा था। इसके जो क्रिप्स मिशन था इसमें क्या बातें की गई थी? इसमें कहा गया था कि युद्ध के बाद एक ऐसी संविधान सभा बनेगी जिसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से चुने जाएंगे, और या फिर जो राजा होते थे प्रिंसली स्टेट से उनसे नॉमिनेट किए जाएंगे। दूसरा क्या कहा गया इसमें? प्रांतों को छूट दी गई थी कि वो जो संविधान सभा है उसमें शामिल होते हैं, संविधान से सहमत है या नहीं है। अगर वो भारत संघ से, यानी जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, भारत संघ से अलग रहकर अपना खुद का संविधान बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। और यहीं से देश के विभाजन के बीज बोए गए थे। तो इसका रिजल्ट क्या रहा? इसका रिजल्ट क्या रहा? ये भी फेल हो गया। गांधी जी ने क्या कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, और जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने इसे एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अब क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद जो भारतीय थे उनका भरोसा अंग्रेजों से उठ चुका था। उनको पता चल गया था कि अंग्रेजों का इरादा ही नहीं है कि वो भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करे। तो इसलिए गांधी जी को समझ आ गया था कि जो अंग्रेज है वो अब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो भारत की सत्ता है वो नहीं छोड़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारतीयों को समझ आ गया था, या फिर आप कह सकते हैं कि गांधी जी को समझ आ गया था कि अब अंग्रेज जो है वो अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से भारत की सत्ता को नहीं छोड़ेंगे। तो कांग्रेस के वर्धा सेशन में, ये कब हुआ था? ये हुआ था 14 जुलाई 1942 को इसे पास किया गया। यानी क्या? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। ये किसने पास किया? कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी उसने। कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कांग्रेस के वर्धा सेशन में 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया। और यहां से 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। ये कहां से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था मुंबई से, या बॉम्बे से आप कह सकते हैं। मुंबई से, जो उस समय जिसे बॉम्बे कहा जाता था, बॉम्बे से शुरू हुआ। इसे किसने शुरू किया था? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इसे बॉम्बे से शुरू किया था। और ग्वालियर टैंक मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने करो या मरो का नारा दे दिया कि या तो देश को आजाद कराओ या फिर मर जाओ? ऐसा क्या हुआ? क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जापानी थे वो भारत की सीमाओं तक आ पहुंचे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा था। और जो जापानी थे वो बहुत ही खूंखार थे, जो
अंडमान निकोबार था, वहां से अंग्रेज सब कुछ अपना छोड़कर भाग रहे थे। तो इससे अंदाजा गांधी जी को हो गया था कि अब हमें अंग्रेजों को कैसे भी करके यहाँ से भगाना है। तो जब 8 अगस्त 1942 को अ, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था और ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। तो उसी समय अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जीरो आवर ऑपरेशन या फिर आप कह सकते हैं थंडर बोल्ट ऑपरेशन, थंडर बोल्ट ऑपरेशन चलाकर जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सबको अरेस्ट करा लिया। किस लिए चलाया गया था ये, टू अरेस्ट ऑल मेन लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस इंक्लूडिंग गांधी जी। गांधी जी के साथ जितने भी बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस में उन सबको किस ऑपरेशन या किस के तहत उन्होंने जेल में डाल दिया, जीरो आवर ऑपरेशन या थंडर बोल्ट ऑपरेशन आप कह सकते हैं। तो अब 1900 इसके बाद 1943 में कौन वाइसराय बना, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड वेवल वाइसराय बना। और जो लॉर्ड वेवल जब नया वाइसराय बना तो वो जून 1945 में 1945 में लेकर आए वेवल्स प्लान, वेवल्स प्लान। अब इसमें क्या किया गया था, जो वेवल्स परियोजना थी इसे क्यों लाया गया, क्योंकि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर था और भारत में जो राजनीतिक गतिरोध था, अंग्रेजों का जो विरोध हो रहा था उसको खत्म करने के लिए और कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कराने के लिए जो लॉर्ड वेवल थे वो ये योजना वेवल्स प्लान लेकर आए थे। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि एक नई केंद्रीय सरकार बनेगी, नई केंद्रीय सरकार बनाई जाएगी और जो ये नई केंद्रीय सरकार बनेगी इसमें वॉयसराय और जो कमांडर इन चीफ होता है उसको छोड़कर सभी भारतीय होंगे, को छोड़कर बाकी के सभी यानी जो ईसी थी उसके जो मेंबर थे सभी भारतीय होंगे, वो अब सभी भारतीय होंगे। और इसमें कहा गया कि ये जो नई केंद्रीय सरकार बनाएगी इसमें हिंदू और जो मुसलमान होंगे मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। और कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग उसमें समझौता कराने की बात की गई थी, मुस्लिम लीग में समझौता कराया जाएगा। और जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन के अंतर्गत जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया था उन सभी को रिहा कर दिया जाएगा, सभी बंदियों सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा, ये इस वेवल्स प्लान में कहा गया था। लेकिन ये भी फेल रहा, क्या रहा, इससे ये फेल हो गया। अब वेवल्स प्लान के बाद हुआ शिमला समझौता, शिमला समझौता। जो शिमला समझौता था ये कब हुआ था, ये हुआ था जून जुलाई 1945 में हुआ था। क्यों हुआ था ये, इसके जो बैकग्राउंड था क्या था, जो वेवल्स प्लान था उस पर चर्चा करने के लिए, वेवल्स की जो योजना लेकर आया था लॉर्ड वेवल उस पर चर्चा करने के लिए शिमला में भारत के जितने भी प्रमुख लीडर थे, मेन लीडर थे, उनका एक सम्मेलन, उनका एक सेमिनार शिमला में बुलाया गया। और इसमें क्या कहा गया, ये जो शिमला समझौता था ये भी ऑलमोस्ट फेल रहा था। इसमें क्या हुआ कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो एक बहुत ही अड़ियल और जिद्दी स्वभाव के थे और उनकी जिद के कारण ये जो सम्मेलन था वो खराब हो गया था। जिन्ना की मांग थी कि जो वायसराय की जो परिषद है उसमें जितने भी मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे उनको चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग का हो, यानी जो ईसी है। अब वेबल्स प्लान में क्या कहा गया था कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी वायसराय की उसमें वायसराय और जो कमांडर इन चीफ होगा उन दोनों को छोड़कर जितने भी मेंबर होंगे वो भारत के होंगे। तो इसलिए जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कराने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिद पर अड़ गए। क्या जिद थी उनकी, वो कह रहे थे कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, कार्यकारी परिषद थी, उसमें जितने भी मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे उनको चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसे होना चाहिए, वो होना चाहिए सिर्फ मुस्लिम लीग को। और जो कांग्रेस थी उसने इसे मानने से इनकार कर दिया कि जो मुस्लिम लीग है वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी नहीं है। और जो वेबल्स थे भाई वो इन दोनों के जब इन दोनों में बहस होने लगी, सहमति नहीं बनी, तो उन्होंने अपने घुटने टेक दिए और जो ये शिमला समझौता था ये भी क्या रहा, फेल हो गया।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि दूसरे लोग, आपके दोस्त हैं जो आपके जो दोस्त है वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। शिमला समझौता भी फेल हो गया। शिमला समझौते के फेल होने के बाद 1945 में ब्रिटेन में ब्रिटेन में क्या हुआ, लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी की सरकार बनी और इसमें जो पीएम थे वो कौन बने, वो बने क्लेमेंट एटली, पीएम बन गए। और इससे पहले यानी जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी इससे पहले, उसमें जो पीएम कौन थे, उसमें थे चर्चिल, कंजर्वेटिव पार्टी से थे ये, चर्चिल पीएम थे। और ये किससे थे, ये थे कंजर्वेटिव पार्टी से। तो उसके बाद आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा मार्च 1946 में। इसमें 3 मेंबर थे, 3 मेंबर्स थे। कौन कौन थे, पहले थे, जो पहले थे वो थे एवी अलेक्जेंडर। जो दूसरे थे, दूसरे मेंबर थे वो थे पैथिक लॉरेंस। और जो तीसरे थे वो थे स्टफोर्ड स्टफर्ड क्रिप्स। ये 3 मेंबर थे। जो पैथिक लॉरेंस थे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उस समय भारत सचिव थे, सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया। और ये भारत सचिव कौन होता है, ये एक कैबिनेट मंत्री होता है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कैबिनेट मंत्री होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट थे। अब जो कैबिनेट मिशन था इसके तहत क्या जो मेन प्रावधान थे उसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया जो मुस्लिम लीग थी उसकी मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। और मुस्लिम लीग की मांग क्या थी कि उन्हें एक अलग से पाकिस्तान दिया जाए। दूसरा कहा गया था इसमें कि भारत के लिए एक थ्री टायर की यानी त्रिस्तरीय ढीला ढाला सा संघ का की प्रस्तावना की गई। और इन्होंने प्रांतों को 3 समूहों में बांट दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि इस मिशन की जो सिफारिशें थी उनके आधार पर ही क्या बनाई गई, संविधान सभा का गठन हुआ। इसकी सिफारिशों के आधार पर क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। ये कब हुआ, जुलाई अगस्त 1946 में। तो अब संविधान सभा का गठन आपको पता चल गया किस मिशन के तहत हुआ था, वो हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसके मेंबर के बारे में, उनकी मीटिंग्स वगैरह के बारे में, हम सब संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।